गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स बूस्टर का हम अपना पहला टॉपिक देखते हैं जो कि है मैत्री सेतु। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मैत्री सेतु को इनाग्रेट किया है जो कि इंडिया और बांग्लादेश को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो एक ब्रिज है ये जो कि इंडिया और बांग्लादेश को त्रिपुरा साइड से कनेक्ट कर रहा है। तो इसको जो है फेनी रिवर के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, याद रखना आपको अगर ऑप्शन में आएगी तीस्ता रिवर पे बनाया ये, बिकॉज तीस्ता जो है मोस्टली जो है इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस में सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहती है तीस्ता रिवर। बट नो, दिस इज़ ऑन फेनी रिवर। और इसका आइडिया जो था वो पुराने हमारे त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर थे मानिक सरकार जी, 2010 में उन्होंने दिया था आइडिया इसको, इस ब्रिज को बनाने का। ठीक है, तो त्रिपुरा में सबरूम जो है उसके ऊपर से ब्रिज बनाया जा रहा है रामगढ़ बांग्लादेश में तक। ठीक है, तो बीच में रिवर बह रही है और सबरूम से जो है उसके ऊपर ये 1.9 किलोमीटर लंबा ब्रिज जो है वो बांग्लादेश तक बनाया जा रहा है और ये एक्चुअली बन गया मतलब। तो ये 2017 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी। नेशनल हाईवेज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने इसको बनाया है और इसके बनने की वजह से अगरतला जो है वो इंडिया की सबसे पहली सिटी बनेगी जो कि एक इंटरनेशनल सी पोर्ट से सबसे करीब है। ठीक है, तो अगरतला जो है वो चिटागोंग पोर्ट जो बांग्लादेश का है उसके सबसे करीब अब सिर्फ 80 किलोमीटर का जो है डिफरेंस रह जाएगा सबरूम से चिटागोंग तक का। ठीक है, तो अगरतला जो है वो एक ऐसी सिटी होगी जो कि एक इंटरनेशनल सी पोर्ट से कनेक्टेड होगी बहुत ज़्यादा, मतलब हमारे पहली सिटी बनी है इंडिया में। ठीक है, तो ये मैत्री सेतु ये एक ब्रिज है बेसिकली। सो नेक्स्ट टॉपिक इज मोबिलाइजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल फाइनेंसिंग इन इंडिया। तो नीति आयोग ने रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर ये एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो फाइनेंस है उसका एक बहुत बड़ा रोल है इलेक्ट्रिक व्हीकल के ट्रांजिशन में, मतलब इंडिया की ट्रांजिशन में टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल। फाइनेंस का एक बहुत बड़ा रोल है, वो एक हर्डल है लोगों का की ट्रांजिशन टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। ठीक है, तो मतलब कि अपार्ट फ्रॉम मैनी अदर चैलेंजेस पैसे की वजह से भी जो है ट्रांजिशन जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ इंडिया में नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि ऑलमोस्ट 19.7 लाख करोड़ की क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट लगेगी इंडिया की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, बैटरीज बनाने में ओवर द नेक्स्ट डेकेड, मतलब 2030 तक ऑलमोस्ट 20 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी इंडिया को। ठीक है, तो अब इसमें रिपोर्ट में और क्या क्या जो है फाइंडिंग्स हैं उसमें कहा है कि $50 बिलियन मतलब 3.7 लाख करोड़ रुपीज़ की जो है ऑलमोस्ट फाइनेंसिंग नीड्स की ज़रूरत होगी 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। ठीक है, तो ये कितनी बड़ी अमाउंट है। अभी टोटल जितनी हमारी इलेक्ट्रिक जो है टोटल की जो रिटेल व्हीकल फाइनेंस इंडस्ट्री है हमारी, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक चाहे पेट्रोलियम चाहे डीजल इंडस्ट्री जितना भी है हमारा, उसका 80% जो है उतनी हमारे को जो है ईवी की फाइनेंस के लिए 2030 तक ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मतलब समझ लो कि जो हमारे जितने भी अभी तक व्हीकल का टोटल फाइनेंस इंडस्ट्री है, जितनी भी हमारी सारे फॉर्म ऑफ व्हीकल्स को मिला के जो हमारे पेट्रोल वाले व्हीकल हैं, डीजल वाले व्हीकल हैं, और भी जो हमारे हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल है, सीएनजी पावर्ड व्हीकल है, उन सब की जो फाइनेंस इंडस्ट्री है उसका 80% जो है उतना हमारे को फाइनेंस ऑलमोस्ट चाहिए होगा जस्ट फॉर ईवीज़ इन 2030। ठीक है, तो अब ये एक बहुत बड़ी जो है हर्डल है हमारे लिए। ठीक है, कि फाइनेंसिंग चाहिए होगी हमारे को सो दैट पीपल अडॉप्ट दीज ईवीज़। तो उन्होंने बोला कि इंडिया ने पहले टेक्नोलॉजी कॉस्ट जो है वो हर्डल क्रॉस करी, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी की हर्डल को क्रॉस किया, कंज्यूमर के बिहेवियर को एक तरह से बिहेवियरली हम चेंज करना चाह रहे हैं, चेंज किया हमने। एक हर्डल थी ये भी है हमारे लिए कि लोग ईवी को अडॉप्ट करें। अब जो सबसे बड़ा बैरियर हमारे सामने आने वाला है वो है फाइनेंसिंग का, कि लोगों को हम फाइनेंस कैसे करें उनके जो ईवी के व्हीकल्स को। ठीक है, अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, हाई इंटरेस्ट रेट है, हाई इंश्योरेंस के रेट्स हैं, लो लोन टू वैल्यू रेशियो है। ठीक है, जो है ईवीज़ के कंटेक्स्ट में, इसीलिए जो है ईवी की अडॉप्शन जो है वो अभी हो नहीं पा रही है उस लेवल पर। ठीक है, तो 10 ऐसे सॉल्यूशंस बताए हैं नीति आयोग और आरएमआई जो रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट ने 10 ऐसे सॉल्यूशन बताए हैं कि जिनको अडॉप्ट करके हम ये फाइनेंसिंग की जो हमारी प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो इंडस्ट्री में, इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि न्यू बिजनेस मॉडल्स और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो लाने पड़ेंगे, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स लाने पड़ेंगे ताकि जो है हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर सके ईवी में। ठीक है, और क्या क्या सजेशन दिए हैं,
फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि हमारे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग आपको पता है ना कि बैंक्स को कुछ परसेंटेज जो है अपने लोन्स का वो प्रायोरिटी सेक्टर को देना पड़ता है, ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर में को देना पड़ता है, फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को देना पड़ता है लोन्स में। तो ऐसे ही अगर हम ईवी के लोन्स को भी हम प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में डाल दें तो फाइनेंसिंग की हमारी नीड्स जो है वो पूरी हो सकती है, ठीक है। फिर इंटरेस्ट रेट सबवेंशन, समझ लो कि गवर्नमेंट अगर आप ईवी आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हो, ठीक है, तो उसके ऊपर आप जितना भी लोन लेते हो तो अगर उस पर इंटरेस्ट रेट सबवेंशन मिले, मतलब अगर आपको वो समझ लो कि 8% पर एनम का इंटरेस्ट पे आपको लोन मिला है ईवी के लिए, तो गवर्नमेंट उसमें से आपके बिहाफ पे पर एनम 2% पे करे तो आपको वो 6% का जो है वो एक तरह से लोन पड़ेगा। तो यही ऐसी स्कीम्स लानी पड़ेंगी ताकि हम इंटरेस्ट रेट सबवेंशन स्कीम्स लेके आ सकें, ताकि लोग जो हैं वो अपनी फाइनेंसिंग की जो नीड्स हैं वो पूरी कर सकें, ठीक है। फिर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में भी पार्टनरशिप्स क्रिएट करनी पड़ेंगी ताकि जो है बेटर प्रोडक्ट गारंटीज़ और वारंटीज़ मिल सकें, ठीक है। अब उसमें क्या होगा कि समझ लो जो ईवीज़ बना रहे हैं वो अगर हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो बैंक्स के साथ अगर वो टाई अप्स कर लें तो अट्रैक्टिव स्कीम्स दे सकते हैं, फिर प्रोडक्ट की गारंटीज़ वगैरह मिल सकती हैं, एक्स्ट्रा वारंटीज़ एक्स्ट्रा मिल सकती हैं कि हम आप हमसे लोन लोगे तो आपको जो ये कंसर्न कंपनी की जो ईवी है आपको ज़्यादा प्रोडक्ट की वारंटी देगी या गारंटी देगी। तो अच्छे हम एक तरह से स्कीम्स ला सकते हैं। एक हमको फॉर्मल सेकेंडरी मार्केट भी लाना ज़रूरी है सो दैट जो हमारी ईवी है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उनकी सेल भी हो सके, रीसेल हो सके बेसिकली, ठीक है। अभी तो क्या होता है कि हमारी जो रीसेल है वो पेट्रोलियम व्हीकल्स की होती है, फिर डीजल व्हीकल्स की होती है, तो ऐसे ही हमको जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसकी भी सेकेंडरी मार्केट लानी पड़ेगी, उसके लिए भी एक फॉर्मल सेकेंडरी मार्केट लानी पड़ेगी जिसमें जो है ईवीज़ की रीसेल हो सके, ठीक है। फिर डिजिटल लैंडिंग, बिजनेस मॉडल इनोवेशन, फ्लीट एंड एग्रीगेटर इलेक्ट्रिफिकेशन टारगेट्स, क्रिएशन ऑफ एन ओपन डेटा रिपोजिटरी फॉर ईवीज़, ये बहुत सारे अलग अलग सजेशंस जो हैं इस रिपोर्ट ने दिए हैं, ठीक है। अब रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट क्या है, बेसिकली थोड़ा सा आप इसको बस देख लो। 1982 में ये जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया, यूएस का बेस्ड इंस्टीट्यूट है ये, और ये जो है रिसर्च करता है, पब्लिकेशंस करता है, और ये बेसिकली कंसल्टिंग एक एजेंसी है, और ये सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी पे फोकस रखता है, और हम एनर्जी को और रिसोर्स एफिशिएंसी को हम कैसे जो है इनोवेशन के थ्रू हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके ऊपर ये जो है रिपोर्ट्स बनाता है और गवर्नमेंट्स को सजेशन देता है, ठीक है, रिसर्च करता है, ठीक है। तो ये नीति आयोग के साथ मिलकर इसने रिपोर्ट बनाई है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कैनबिस। तो हिमाचल के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला है कि हम कंट्रोल्ड कल्टीवेशन ऑफ हेम्प और कैनबिस जो है वो स्टेट में अलाउ करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो तैयार हैं का मतलब क्या हुआ कि एक्चुअली इट इज़ बैंड एट दिस मोमेंट, ठीक है। तो कैनबिस की प्लांट की कल्टीवेशन जो है वो नार्कोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के अंदर उसको बैन किया हुआ है अभी, ठीक है। लेकिन उसके अंदर, उसी एक्ट के अंदर एक प्रोविज़न है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड फॉर्म में इस कल्टीवेशन को अलाउ कर सकती हैं, ठीक है, फॉर इंडस्ट्रियल और हॉर्टिकल्चर पर्पसेस, ठीक है। तो 2018 में इसी जो है प्रोविज़न का यूज़ करते हुए उत्तराखंड ने जो है सबसे पहली स्टेट बनी वो कंट्री में जिसने कैनबिस का यूज़ को है जो है कंट्रोल्ड कल्टीवेशन को अलाउ कर दिया, सो दैट वो अपने जो है दवाइयों में, फिर जो है हॉर्टिकल्चर के लिए, इन सब जो यूजेस हैं इसके बहुत सारे कैनबिस के, विल सी इट लेटर, जितने भी यूजेस हैं उसमें इसको जो है वो इसका यूज़ कर सके, इकोनॉमिक इसके बेनिफिट्स मिल सकें, सो दैट जब इसकी कल्टीवेशन होगी फिर उसके ऊपर जब ये इसका इंडस्ट्रियल यूज़ होगा तो स्टेट को रेवेन्यू जनरेट होगा उससे, ठीक है। फिर धीरे धीरे उत्तर प्रदेश ने भी ये पॉलिसी जो है ऐसी ही फॉलो करी, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश और मणिपुर जो है वो भी अब ट्राई कर रहे हैं कि दे विल ऑल्सो गो फॉर कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड कल्टीवेशन ऑफ कैनबिस, ठीक है। तो वो अलाउड है ऑफ कोर्स, वैसे कल्टीवेशन जो है कैनबिस प्लांट की अगर आप और मैं करना चाहें तो वो हम नहीं कर सकते बिकॉज एनडीपीएस एक्ट में बैन है। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट करके, कंट्रोल करके अगर कल्टीवेशन अलाउ करना चाहें तो वो अपने स्टेट्स में कर सकती हैं, ठीक है। अब इसके यूजेस क्या क्या हैं, यूजेस इसके हैं। अब जैसे कुल्लू और मंडी में, जो उनका डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल में, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट और मंडी डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर इसका फुटवेयर, रोप्स, मैट्स, फूड आइटम्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है कैनबिस का, ठीक है। और हिमाचल के सीएम जो हैं वो खुद कह रहे हैं कि जब स्नोफॉल होता है तो हम कैनबिस सीड से एक डिश बनाते हैं जिसकी वजह से हम वार्म रह सकते हैं और एनर्जेटिक रहते हैं ड्यूरिंग स्नोफॉल, ठीक है। फिर इन सीड्स का ही हम पेंट बनाने में, इंक बनाने में, बायोफ्यूल बनाने में यूज़ भी करते हैं। ये सारा हिमाचल के सीएम ने खुद बोला है ड्यूरिंग द बजट सेशन, ठीक है।
फिर हेल्थ और मेडिसिनल पर्पस के लिए भी इसका कैनबिस का बहुत यूज़ होता है, ठीक है। और बिल्डिंग मटेरियल जैसे पेंट है, फिर जो है कुछ सजाने का सामान होता है जो घर में लगता है या बिल्डिंग मटेरियल लगता है, उसमें भी कैनबिस का बहुत यूज़ होता है, ठीक है। अब हिमाचल ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों वो अलाउ कर रहा है कल्टीवेशन ऑफ हेम्प, ठीक है। बिकॉज स्टेट की इकोनॉमी इज़ डाउनग्रेडिंग, स्टेट की इकोनॉमी नीचे जा रही है बिकॉज ऑफ कोविड पैंडमिक। टूरिज्म सेक्टर भी वहाँ पर चल नहीं पाया ड्यू टू कोविड, और इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर एक्सपेंशंस जो हैं वो भी बहुत कम हो सकती हैं, मैक्सिमम लिमिट तक आ चुकी हैं, इससे ज़्यादा वो वहाँ पर इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हिमाचल में अब नहीं हो सकती बिकॉज ऑफ जोग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स। और टूरिज़्म सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया ड्यू टू कोविड, तो अब उनको अलग अलग एवेन्यूज़ देखने पड़ेंगे स्टेट का रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, ठीक है। डेट बर्डन जो है स्टेट में वो बहुत हाई हो गया है, इवन इट इज़ मोर देन द एनुअल बजट ऑफ द स्टेट, और स्टेट को जो है अपने बेसिक फंड्स के लिए भी सेंटर के ऊपर एक तरह से डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है। तो स्टेट चाहता है, हिमाचल चाहता है कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके और इकोनॉमिकली सेल्फ रिलायंट हो सके, ठीक है। तो उसके लिए ही जो है वो इस कल्टीवेशन को अलाउ करना चाहता है, ठीक है। अब जो है कौन कौन से साइको एक्टिव जो है इंटॉक्सिकेंट्स हम इससे प्रोड्यूस कर सकते हैं कैनबिस प्लांट से, बेसिकली चरस और गांजा जो है वो इससे प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो जो रेजिन होता है प्लांट का, उससे चरस या फिर हशीश कहते हैं जिसको हम, वो प्रोड्यूस किया जाता है। और जो ड्राइड फ्लावर या लीव्स होते हैं इसके कैनबिस के, उससे हम गांजा या मैरिजुआना जिसको हम वीड भी कहते हैं, उसको प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। चरस गांजा या कोई भी ऐसा ड्रिंक जो है वो इन प्रोडक्ट से बनाना, कैनबिस प्लांट से बनाना, इट इज़ टोटली बैंड इन इंडिया। और एनडीपीएस एक्ट के अंडर जो है वो बैन किया हुआ है, रिगार्डलेस कि उसकी कल्टीवेशन जो है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड, स्टेट रेगुलेटेड थी या फिर आपने इंडिविजुअली की थी, ठीक है। चाहे स्टेट, अब जो स्टेट जो, अब देखो ये कंट्रोल्ड स्टेट जो कंट्रोल्ड कल्टीवेशन करने वाली है ये हिमाचल जो गवर्नमेंट, या जो उत्तराखंड ने अभी तक किया है, इसकी रेगुलेटेड कल्टीवेशन ज़रूर होगी है, लेकिन इससे अगर चरस या गांजा बनाया गया इस कैनबिस से, तो वो इलीगल होगा अंडर द एनडीपीएस एक्ट, ठीक है। सिर्फ इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए इसको हम, या मेडिसिनल यूज़ के लिए जो है कैनबिस को हम कल्टीवेट करने का इसमें प्लान बना रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कैप ऑन कोटा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक मराठा रिजर्वेशन के केस को देखते हुए सारी स्टेट से पूछा है कि क्या जो 1992 की जो इंदिरा सोनी और एंडोर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जो उनकी जजमेंट थी, जिसमें उन्होंने रिजर्वेशंस को 50% कैप लगा दिया था कि 50% से ऊपर जो है रिजर्वेशंस नहीं हो सकती। ऑफ कोर्स कुछ एक्सेप्शंस भी दिए हैं उसमें, लेकिन क्या इस 50% की जो लिमिट है इसको रिवाइज करने का टाइम आ गया है या नहीं आया, ये स्टेट से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, ठीक है। अब बैकग्राउंड देखते हैं थोड़ा सा। 1992 में 9 जज बेंच जो थी उन्होंने ये कैप लगाया था कि जो है जॉब्स और एजुकेशन की जो रिजर्वेशन है वो 50% से ऊपर नहीं हो सकती, ऑफ कोर्स अंडर एक्सेप्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस का यूज़ करके ही महाराष्ट्र और तमिलनाडु में जो है रिजर्वेशन जो वो है वो 60% के आसपास पहुंच चुका है, ठीक है। तो बेसिकली 5 जज बेंच जो है उन्होंने अभी ये मराठा कोटा लॉ जो है उसको एक तरह से हेयर करते हुए उन्होंने बोला है कि क्या जो है ये 50% जो है लिमिट क्रॉस करना जो है वो स्टेट्स जो है वो चाहती हैं कि ऐसा हो या ना हो, तो उसके लिए उन्होंने सारी स्टेट से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो जो है अब इसके अंदर वो ये भी कह रहे हैं कि अब ये टाइम सिर्फ 50% जो हमारा कोटा है उसको हमको लांघना चाहिए या नहीं, या फिर और हमको जो 1992 की जो 9 जज जो बेंच थी उसी जज उतने ही 9 जज बेंच को बना के क्या हमको इसको जो 50% लिमिट है इसको हमको रीलुक करना चाहिए या नहीं, ये स्टेट से क्वेश्चन पूछा है जो है कोर्ट ने, ठीक है। अब इशू क्या है, महाराष्ट्र स्टेट रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एक्ट जो 2018 का था, उसमें क्या किया था कि जो मराठा कम्युनिटी है उनके लिए 12 से 13% कोटा के बेनिफिट्स मराठा कम्युनिटी को दिए गए हैं, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या कहा महाराष्ट्र ने कि ये हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस के अंडर कर रहे हैं। वैसे तो 50% जो उनका कोटा है वो पूरा था, ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस में 50% की सीलिंग को जो है लांघना इज़ अलाउड। तो उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस का हवाला देते हुए कहा कि ये जो मराठा कम्युनिटी के लिए हम रिजर्वेशन लाए हैं दिस इज़ वैलिड, ठीक है।
तो जस्टिस MC गायकवाड़ का एक कमीशन था, महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, उन्होंने बोला कि यस, दिस इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस वेयर मराठा कम्युनिटी हैज़ टू गेट बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन, इसलिए हमको 50% लाइन को क्रॉस करना जो है वो ज़रूरी हो गया, ठीक है। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा कि जो गायकवाड़ कमीशन ने 16% की जो रिकमेंडेशन दी थी रिजर्वेशन फॉर मराठास की, उन्होंने उसको, बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसको कम करके 12% कर दिया एजुकेशन में और 13% कर दिया एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। तो अब और भी एक और क्वेश्चन पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने कि क्या जो कॉन्स्टिट्यूशन की 102nd अमेंडमेंट है 2018 की, जिसके तहत हमने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो है वो इस्टेब्लिश किया था हमारी पार्लियामेंट ने, तो क्या वो स्टेट लेजिस्लेचर की अथॉरिटी को अंडरमाइन कर रहा है इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैकवर्ड कम्युनिटीज़, ठीक है। कि मतलब क्या ये जो हमारा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो कि एक नेशनल लेवल पर है, वो क्या स्टेट्स को की जो पावर है बैकवर्ड कम्युनिटीज़ की आइडेंटिफिकेशन अपने स्टेट लेवल पर करना, वो उसको इंटरफेयर करता है या उसको एक तरह से एक्लिप्स कर रहा है क्या क्या नहीं, ये भी क्वेश्चन उन्होंने पूछा है इसके अंदर, ठीक है। वो जज जो है, आई मीन जो बेंच है, वो इसके ऊपर भी जो जजमेंट देने वाले हैं, ठीक है। फिर आर्टिकल 342A जो है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 102 जो अमेंडमेंट एक्ट है जिसके अंदर NCBC बना है जो, वो उसके अंदर जो है आर्टिकल 342A कहता है कि प्रेसिडेंट जो है वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटीज़ जो स्टेट्स की हैं उनको रिकॉग्नाइज कर सकता है, एक लिस्ट के अंदर बना सकता है, ठीक है। तो यूनियन लिस्ट जो सेंट्रल लिस्ट के अंदर तो डाल ही सकता है प्रेसिडेंट, लेकिन जो है स्टेट्स के अंदर भी जो है बैकवर्ड कम्युनिटीज़ की रिकॉग्निशन जो है वो प्रेसिडेंट ही करेगा एज पर आर्टिकल 342A। तो इस पावर को भी जो है वो जजेस जो हैं, जो कोर्ट है बेसिकली, वो एक तरह से देखना चाहता है, एग्जामिन करना चाहता है कि क्या इससे जो हमारी स्टेट की जो पावर्स हैं स्टेट लिस्ट में कम्युनिटीज़ को डालने की, बैकवर्ड कम्युनिटीज़ को डालने की, क्या वो आउटस्ट्रिप कर रहा है जो है हमारे जो हमारा मतलब ये NCBC वाली जो हमारी 102nd अमेंडमेंट ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। द कोर्ट वांट्स टू डेल्व इनटू दिस इशू आल्सो, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आने वाले टाइम में जो है, जो हमारा कोर्ट है वो इसके ऊपर डिसाइड करने वाला है। सो लेट्स सी, देखते हैं इसमें क्या होता है कि क्या ये जो अब इसमें जजमेंट कौन सी इंपॉर्टेंट हो गई, 1992 की इंदिरा सोनी एंड ओर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जजमेंट, जिसमें कि आपको पता होना चाहिए कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट में जिसमें 50% जो है रिजर्वेशंस के ऊपर एक कैप लगाने की बात की गई थी, वो इसमें 50% जो है कैप लगाई गई है, ठीक है। सो ये एक तो जजमेंट आपको पता होनी चाहिए, इसको आप पॉलिटी में ठीक से पढ़ें, ठीक है। और एक बेसिकली अभी क्या जो है इशू क्यों चल रहा है, मराठा कम्युनिटी की जो है रिजर्वेशन जो है उसके ऊपर ये इशू शुरू हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेना। ऑफ कोर्स जस्ट मैंने जितना बताया है इतना ही बहुत है आपके लिए वैसे, बट पॉलिटी में इस जजमेंट को आप ज़रूर देखना बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत न्यूज़ में रहती है, हर बार न्यूज़ में रहती है, जब भी रिजर्वेशन का टॉपिक आता है तो न्यूज़ में रहती है। इंदिरा सोनी एंड ओर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जो जजमेंट है, सो जस्ट सी इट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बैंक्स बोर्ड ब्यूरो। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाना चाहती है, जिसके तहत जो है गवर्नमेंट नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का फाइनेंस करना चाहती है, उस इंस्टीट्यूशन को जिसका नाम है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, उसके जो MDs या डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर्स जो हैं उनकी सिलेक्शन का जो काम है वो बैंक्स बोर्ड ब्यूरो को दे दिया गया है, ठीक है, या फिर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट जो है वो हमारे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो है उसको फाइनेंस करने के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। तो अब नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन क्या है, ये गवर्नमेंट होल ऑफ गवर्नमेंट एक्सरसाइज, ना ये नीति आयोग की एक्सरसाइज है, ना ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की एक्सरसाइज है, ना ये सिर्फ फाइनेंस मिनिस्ट्री की एक्सरसाइज है, ये किसी भी एक इंडिविजुअल मिनिस्ट्री की एक्सरसाइज नहीं है, ये एंटायर गवर्नमेंट की एक ये प्लान है कि टू प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री, ठीक है, जिससे कि जॉब्स क्रिएट हो, ईज ऑफ लिविंग बढ़े, इक्विटेबल एक्सेस टू इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल बढ़े, उसके लिए ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो है ये प्रपोज की गई है, ये बनाई जा रही है, ठीक है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2025 तक के लिए, ठीक है। ये पाइपलाइन बनाने का प्रोजेक्ट है, ठीक है। बेसिकली इसमें होगा क्या कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जिसमें सारा पैसा जाएगा, ठीक है, और जो कंट्री में जहाँ जहाँ भी जिस लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है उसमें सेंटर, स्टेट्स और प्राइवेट सेक्टर तीनों मिलके जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स को पूरा करेंगे, ठीक है।
अब ये प्रोजेक्ट प्रिपरेशन से लेके इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना सारे का सारा काम इसी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के प्रोजेक्ट के अंदर किया जाएगा, ठीक है। एक बॉटम अप अप्रोच को इसमें अडॉप्ट किया गया है कि जो भी प्रोजेक्ट, चाहे वो ग्रीन फील्ड हो या ब्राउन फील्ड हो। ग्रीन फील्ड मतलब क्या होता है कि जो ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है प्रोजेक्ट। ब्राउन फील्ड मतलब जो थोड़ा सा हो बन गया है लेकिन उसको एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के ऊपर समझ लो एक एग्जिस्टिंग रोड थी, ठीक है, उसको दोबारा बनाया जा रहा है, तो वो है ब्राउन फील्ड। और ग्रीन फील्ड क्या है, जहाँ पर रोड है ही नहीं वहाँ उसको फर्स्ट टाइम बनाया जा रहा है, वो है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है। तो कोई भी, चाहे वो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट हो चाहे वो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट हो, जो कि 100 करोड़ से ऊपर 100 करोड़ पर प्रोजेक्ट से ऊपर था, उन सबको जो है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंदर ही बनाया जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर सेंटर जो है वो 39% जो है फंड्स देगा। स्टेट्स जो है वो जहाँ जहाँ जिस जिस स्टेट में मतलब जो प्रोजेक्ट बनेगा वो स्टेट्स जो है वो 40% फंड्स देगी, और 21% जो है वो प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा, और उसके ही बेसिस पे इन्हीं फंड्स के बेसिस पे ही जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा इन द फॉलोइंग स्टेट्स, ठीक है। फिर जो NIP टास्क फोर्स, जो कि अतनु चक्रवर्ती जी के चेयरमैनशिप के अंडर जो है बनाई गई थी, कि कितनी, अब उन्होंने क्या कहा था, टास्क फोर्स का टास्क था कि आप आइडेंटिफाई करो कि कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी हमारे को एंटायर इंडिया में फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020 से लेकर 2025 तक। तो उन्होंने बोला 111 लाख करोड़ रुपए जो है उतनी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट लगेगी अगले 5 साल में, ठीक है। तो 11 लाख करोड़ नहीं है, याद रखना 111 लाख करोड़ है, ठीक है। ये नंबर आपको सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, बट यस, दिस इज द ट्रू फिगर। 111 लाख करोड़ रुपए की इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की जरूरत है अगले 5 साल में। अब बैंक्स बोर्ड ब्यूरो देख लेते हैं। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, याद रखो, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर नहीं है, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जिसमें 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, 3 एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं, और जो चेयरमैन होता है, ठीक है। अब ये आइडिया कहाँ से आया बैंक्स बोर्ड ब्यूरो को बनाने का? PJ नायक कमेटी थी, उन्होंने कहा था, जो कि RBI ने सेटअप की थी, और उन्होंने कहा था कि जो है एक बैंक्स बोर्ड ब्यूरो होना चाहिए, जो कि जितनी भी हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनकी जो सीनियर लेवल की जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो काम जो है वो गवर्नमेंट ना देखे, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो जो है वो एक इंस्टीट्यूशन ऐसा बना दी जाए, एक ऑटोनोमस बॉडी बना दी जाए जो सारा काम ये देखे कि कौन कौन से जो लोग हैं उनकी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए सीनियर लेवल पोजीशंस पे इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अब ये क्यों किया गया? पहले क्या होता था, सरकार, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो अपने आप डिसाइड करती थी कि कौन MD बनेगा, कौन डिप्टी MD बनेगा, तो उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो जाती थी बहुत ज़्यादा, तो प्रोफेशनलिज्म नहीं आ पाता था, एक तरह से एफिशिएंसी नहीं आ पाती थी, हम पॉलिटिसाइजेशन कर देते थे उसकी। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से जो है वो जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो अच्छी तरीके से नहीं चल पाते थे। तो इसलिए बैंक्स बोर्ड ब्यूरो, जिसमें एक्सपर्ट लोग बैठेंगे और वो डिसाइड करेंगे, वो सजेशंस देंगे कि किसको अपॉइंट करना चाहिए, जैसे समझ लो किसी भी बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक की बड़ी पोजीशंस के लिए, ठीक है। तो सारी बोर्ड के अपॉइंटमेंट्स, होल टाइम डायरेक्टर्स, टॉप बैंक मैनेजमेंट जो है, उन सब के अपॉइंटमेंट जो है वो बैंक्स बोर्ड ब्यूरो जो रिकमेंड करता है, ठीक है। फिर क्यों किया जा रहा है? ताकि प्रोफेशनलाइज किया जा सके और डीपॉलिटिसाइज किया जा सके अपॉइंटमेंट प्रोसेस को, इसको इसलिए बनाया गया था, ठीक है। अब इसका टेन्योर जो है वो 3, जो इसमें मेंबर्स होते हैं ब्यूरो के, उनका टेन्योर या 3 ईयर्स का होता है, या फिर जब तक जो है बैंक जो है उसमें जो है सारी पावर जो है बैंक को ट्रांसफ़र नहीं कर दी जाती, तब तक वो बैंक्स बोर्ड ब्यूरो। अब होगा क्या, समझ लो SBI है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको सिर्फ, ठीक है। SBI का जब तक पूरी की पूरी मैनेजमेंट का काम जो है, या फिर मतलब मैनेजमेंट की अपॉइंटमेंट्स या बोर्ड की अपॉइंटमेंट्स जो है सारी कंप्लीट जब तक नहीं हो जाती, तब तक बैंक्स बोर्ड ब्यूरो उसको संभाल रहा है। फिर जब तक वो सारी अपॉइंटमेंट नहीं कर देगा, जब तक सारी जो है सीनियर मैनेजमेंट की पोजीशंस जहाँ जो जो रिक्वायर्ड है वो जब तक फिल नहीं कर देगा, तब तक जो है बैंक्स बोर्ड ब्यूरो के जो मेंबर हैं वो, जो कि उस बैंक से मतलब एसोसिएटेड हैं, वो तब तक रिटायर नहीं होंगे, ठीक है। या तो वो 3 साल में रिटायर हो जाएंगे, या फिर जब तक वो सारी की सारी पावर्स जो है वो बैंक के जो है एक तरह से इन्वेस्टमेंट कंपनी को पास ऑन नहीं कर देते, तब तक वो मेंबर्स रहेंगे, ठीक है। अब जो है सबसे पहले बैंक्स बोर्ड ब्यूरो के चेयरमैन कौन थे? विनोद राय जी, आपको पता होना चाहिए, जो हमारे पहले CAG होते थे, ठीक है। वो विनोद राय जी हमारे सबसे पहले बैंक्स बोर्ड ब्यूरो के चेयरमैन थे, और अब हमारे चेयरमैन हैं भानु प्रताप शर्मा जी, ठीक है। तो ये बैंक्स बोर्ड ब्यूरो का काम क्या है, फंक्शंस क्या हैं? अपॉइंटमेंट्स की रिकमेंडेशन देना कि कौन कौन से जो हैं लीडरशिप पोजीशंस पे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो हैं वो कौन से लोग आने चाहिए, ठीक है। फिर पब्लिक सेक्टर बैंक्स को बताना, एडवाइस करना कि कैसे वो फंड्स को रेज़ कर सकते हैं, कौन कौन से बैंक्स का मर्जर होना चाहिए, या बैंक्स ने अगर कोई एक्विजिशन करनी है, कोई और कंपनी को ओवरटेक करना है या एक्वायर करना है, वो सारे सजेशंस भी बैंक्स बोर्ड ब्यूरो ही देगा, ठीक है।
फिर 22 जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स, अब तो ये कम हो गए हैं ऑफ कोर्स, बट ये इनिशियली उस टाइम जब ये बनाया गया था तब 22 पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते थे, तो उनको जो वो तो अब कम हो गए हैं, लेकिन उन सबको कि ग्रोथ की स्ट्रेटजी क्या होगी, डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी क्या होगी, उसके साथ उसके लिए भी जो है जो बैंक्स के जो बोर्ड्स होते थे उसके लिए उनको भी एडवाइस बैंक्स बोर्ड ब्यूरो ही देता था कि आप कैसे जो है अपने बैंक को ग्रो कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेटजीज भी है वो जो है वो बैंक्स बोर्ड ब्यूरो ही बताता था, ठीक है, बताता है बेसिकली। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कौन हेड करेगा, ये सारी सजेशन भी यही देते हैं, ठीक है। नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की सिलेक्शन या नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स की सिलेक्शन में भी बैंक स्पोर्ट ब्यूरो का ही एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। फिर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और कि कौन कौन से बैंक्स जो है उनको कंसोलिडेट कर दिया जाए, मर्ज कर दिया जाए, ये सारे सजेशंस जो भी है फाइनेंस मिनिस्ट्री को देने का काम भी बैंक्स बोर्ड ब्यूरो ही करता है, ठीक है, बेस्ड अपॉन डिफरेंट थिंग्स, जैसे कि परफॉर्मेंस कैसी है पब्लिक सेक्टर बैंक की, कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक हैं जो आने वाले फ्यूचर में नहीं जो है वो सस्टेन कर पाएंगे, तो ऑल दैट ये सारी कंसिडरेशंस को देखते हुए, क्योंकि बैंक्स बोर्ड ब्यूरो एक तरह से एक अथॉरिटी है जो बैंक्स को कि मैनेजमेंट को भी देख रहा है बेसिकली साथ के साथ, और ग्रोथ स्ट्रेटजीज बता रहा है और पूरी पॉलिसीज़ बना रहा है, तो उनके पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, तो उसी बेसिस पे वो जो है गवर्नमेंट को सजेशन देते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री को सजेशन देते हैं कि आपको कौन कौन से जो बैंक्स हैं उनको मर्ज कर देना चाहिए, जिस इन्हीं के ही एडवाइस के बेसिस पे जो आप रिसेंट मर्जर्स देख रहे हो वो बैंक्स बोर्ड ब्यूरो के ही एडवाइस के बेसिस पे हो रहे हैं, ठीक है। सो these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.